Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Data Communication and Computer Networks course. डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है डोमेन नेम सिस्टम हमारे नेटवर्क एप्लीकेशंस के लिए। फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम डोमेन नेम सिस्टम को यूज करते हुए किसी भी आईपी को किसी भी नेम को आईपी पे ट्रांसलेट कर सकते हैं और किसी भी आईपी को नेम पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो नेम ट्रांसलेशन की क्यूरी है वो हमारे रूट सर्वर से टीएलडी सर्वर पे और फिर अथॉरिटेटिव सर्वर से होके हमें आईपी एड्रेस बताती है। हमने दोनों प्रोसीजर्स पढ़े, हमने नेम ट्रांसलेशन की आइटरेटिव अप्रोच भी देखी और हमने रिकर्सिव अप्रोच भी देखी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम डीएनएस की डेटाबेस में अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं और एट द एंड हमने देखा कि अटैकिंग ऑन डीएनएस सर्वर, हाउ इट इज पॉसिबल टू अटैक अ डीएनएस सर्वर। हमने उसमें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को भी देखा, हमने मैन इन द मिडल अटैक को भी देखा, हमने डीएनएस पॉइजनिंग को भी देखा और हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम डीएनएस को एक्सप्लॉइट करके उसको डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का पार्ट भी बना सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट P2P एप्लीकेशन। अभी तक चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने जितने भी प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं, जितने भी हमने नेटवर्क एप्लीकेशन पढ़ी हैं, वो हमारी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करती हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस की हमें जरूरत है जो कि हमेशा ऑन हो। लेकिन जब हम P2P एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो एक रिक्वायरमेंट है ऑलवेज ऑन डिवाइस की, ये खत्म हो जाती है, बल्कि हमारे पास नो ऑलवेज ऑन सर्वर जरूरत होता है हमें। आर्बिट्रेरी एंड सिस्टम्स जो भी हैं वो डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और उन्हें किसी भी सर्वर की जरूरत नहीं होती जो कि हमेशा ऑन हो। ठीक है, जितने भी पीयर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो अपना आईपी चेंज कर सकते हैं, जबकि हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ा कि सर्वर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमेशा ऑन होती है और उसका आईपी एड्रेस भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम P2P आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी ये दोनों रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती हैं कि हम आपको कोई एक ऐसी डिवाइस नहीं चाहिए जो कि हमेशा ऑन हो और ना ही आपको एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिसका स्टैटिक आईपी एड्रेस हो, बल्कि आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हम लें P2P एप्लीकेशन की तो उसमें हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि P2P आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। उसमें हमारे पास BitTorrent एक फाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल है। फिर स्ट्रीमिंग के लिए हम CAN प्रोटोकॉल यूज करते हैं और वॉइस ओवर आईपी के लिए हम Skype का प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि P2P आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। फाइल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर और P2P आर्किटेक्चर के अंदर किस तरह से फाइल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सो हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी फाइल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम किसका ज्यादा है और किसका फाइल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम कम। ठीक है, सो क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट अ फाइल साइज ऑफ m फ्रॉम वन सर्वर टू n peers। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें जितने भी हमारे पास नेटवर्क एज पे डिवाइसेस हैं उनकी हमें अपलोडिंग कैपेसिटी भी और डाउनलोड कैपेसिटी भी गिवन है। अपलोड कैपेसिटी हमारे पास जो है वो है यू से रिप्रेजेंट की गई है और डाउनलोड कैपेसिटी हमारी डी से रिप्रेजेंट की गई है। अगर हम देखें तो सर्वर की जो अपलोड कैपेसिटी है इट इज यूएस और हर जो हमारे पास पीयर है उसकी डाउनलोड कैपेसिटी डी आई है और अपलोड कैपेसिटी U1, U2, U3 अप टू UN तक होगी। ठीक है, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन टाइम कैलकुलेट करना है एक फाइल का जिसका साइज m है अमंग n पीयर्स। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस सिनेरियो को डिस्क्राइब करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक नेटवर्क कोर है जिसके साथ जो नेटवर्क एज है उस पे मल्टीपल क्लाइंट्स और सर्वर्स कनेक्टेड है जिनकी अपनी अपनी अपलोडिंग कैपेसिटी और डाउनलोड कैपेसिटी है। ठीक है, तो अब हमने करना ये है कि हमने देखना ये है कि एक सर्वर से इन एंड यूजर्स को जो फाइल ट्रांसमिट की जाएगी उसका टोटल टाइम कितना होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम कितना होगा। सर्वर सबसे पहले सर्वर ने हर बाइट हर जो क्लाइंट है उसको भेजना है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, हम कंसिडर ये करते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो ये यूजर्स हैं ये भी जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो भी एक ही फाइल डाउनलोड है और इसके अलावा नेटवर्क की जितनी भी ये नेटवर्क कोर है ये भी इसी एक काम के लिए एंगेज है, इसके बाद और कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा। सबसे पहले अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में फाइल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो सर्वर का ट्रांसमिशन टाइम अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो सर्वर ने क्या करना है, फाइल को जिसका साइज f है उसको इसने
F/US टाइम में ट्रांसमिट कर देना है एक कॉपी को। जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो उसमें हमने ट्रांसमिशन रेट पढ़ा था, तो हमने कहा था ट्रांसमिशन टाइम पढ़ा था, तो हमने कहा था L/R इज द ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, तो L/R में L वाज द साइज एंड R वाज द रेट एट विच द फाइल इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल का साइज क्या है F और ट्रांसमिशन रेट क्या है US, द रेट एट विच सर्वर इज अपलोडिंग अ फाइल। ठीक है, तो एक फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो होगा F/US। सो n नंबर ऑफ फाइल्स को ट्रांसफर करने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा n टाइम्स F/US। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड जब हमने फाइल ये सेंड कर दी तो जो हमारा क्लाइंट है उसको भी कोई टाइम रिक्वायर होगा इस फाइल को डाउनलोड करने में। तो डी मिनिमम क्या है, मिनिमम रेट उस क्लाइंट का। अब हर क्लाइंट का जो डाउनलोड रेट है वो चेंज होता है, अपलोडिंग रेट भी चेंज होता है, तो हम कंसिडर करते हैं डी मिनिमम वो रेट है, मिनिमम रेट है जो कि किसी भी यूजर का हो सकता है। ठीक है, हम मिनिमम रेट पे हम जो लोअर बाउंड है उस पे आ रहे हैं कि कम से कम इतना टाइम तो लगेगा एक फाइल को डाउनलोड होने में। तो डी मिनिमम क्या है, बेसिकली जितना भी हमारे पास जितने भी यूजर्स हैं उन सब के टाइम में से जो सबसे मिनिमम टाइम होगा, तो हमारे पास डी मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ D1, D2, D3 अप टू Dn। ठीक है, इसमें सब में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारे पास डी मिनिमम होगा। ठीक है, सो हमारे पास जो डी मिनिमम अगर हम कैलकुलेट करें, अगर एक यूजर है जिसका डाउनलोडिंग रेट मिनिमम है तो उसका जो टाइम बनेगा वो क्या बनेगा F/D मिनिमम। ठीक है, तो टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट F size file to n client using client server approach is DS। हमारे पास हमें रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन टाइम को। ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टाइम यूजिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, is greater than or equal to maximum of n F/US और FD। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टाइम होगा क्लाइंट सर्वर मॉडल का। ठीक है, अब हम देखें अगर तो जैसे हमारे n बढ़ते जाएंगे उसी तरह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो n इंक्रीज लीनियरली, अगर n इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टाइम बढ़ता जाएगा। सही, तो अब हम आते हैं सेम जो हमारा आर्किटेक्चर सेम अप्रोच है वो हम P2P आर्किटेक्चर पे भी लगा के देखते हैं। P2P आर्किटेक्चर की अगर हम ऑब्जर्वेशंस देखें तो एक हमारे पास सर्वर होता है जो कि इनिशियली फाइल किसी एक टीयर को भेजता है, उसके बाद सर्वर का काम खत्म हो जाता है। सर्वर ने खुद हर फाइल हर पीयर को नहीं पहुंचानी, बल्कि आप जितने पीयर्स है वो आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे और वो फाइल शेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जो टाइम टू सेंड और अपलोड अ फाइल फ्रॉम सर्वर इज एक्चुअली F/US। ठीक है, n टाइम F/US नहीं होगा, इसने एक दफा अपलोड करनी है, उसके बाद क्लाइंट्स आपस में जितने भी पीयर्स हैं वो आपस में फाइल ट्रांसफरिंग स्टार्ट कर देंगे। क्लाइंट का जो टाइम है वो वही होगा मिनिमम टाइम। ठीक है, so minimum client download time is equal to F/DM। client as an aggregate must download NF bits। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि इस F bits को डाउनलोड करने के लिए ये n यूजर्स कितना टाइम लगाते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, जो इनका कम्युलेटिव अपलोडिंग रेट है ना, अब इन्होंने अपलोड करनी है वो फाइल। ठीक है, तो मैक्सिमम जो अपलोड रेट है वो कितना बनेगा, जो इसका सर्वर का अपलोडिंग रेट है प्लस जितने भी ये यूजर्स हैं इनका जितना भी अपलोडिंग रेट है। ठीक है, तो समेशन ऑफ UI मतलब U1 से लेकर UI तक जितने भी यूजर्स हैं उन सब का अपलोडिंग रेट प्लस जो आपकी ये जो सर्वर है उसका अपलोडिंग रेट, अगर उसका सम किया जाए तो ये आपकी एक्चुअली डाउनलोड जो अपलोडिंग रेट है वो ये है। ठीक है, सो अगर P2P का डाउनलोडिंग जो फाइल डिस्ट्रीब्यूशन रेट है वो कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास बनेगा मैक्सिमम ऑफ F/US F मिनिमम ओवर जो n फाइल है, n यूजर तक फाइल पहुंचाना है उनका जितनी भी समेशन ऑफ जो अपलोडिंग रेट है उससे अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए तो। ठीक है, तो ये हमारा फाइल डिस्ट्रीब्यूशन है P2P आर्किटेक्चर का। अगर n को इंक्रीज किया जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो फाइल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है वो इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन जैसे आप n को इंक्रीज करोगे तो आपके पास जो अपलोडिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितने यूजर्स बढ़ते जाएंगे उतना आपके पास जो अपलोडिंग रेट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा आपका।
तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम सपोज करते हैं कि क्लाइंट का अपलोड रेट जो है वो u है और जो आपकी फाइल ट्रांसमिशन है ऑन द सर्वर वो 1 आवर की है और यूएस आपका है 10 टाइम्स u। जो आपकी क्लाइंट का अपलोडिंग रेट है उससे 10 टाइम ज्यादा आपका जो सर्वर है उसका अपलोड रेट है और डी मिनिमम आपका ग्रेटर देन है यूएस से। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो आपका जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है उसमें आपका जो टाइम है डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है वो लीनियरली इंक्रीज करेगा, जबकि अगर P2P आर्किटेक्चर को देखें तो आपका जो टाइम है वो 1 आवर तक भी नहीं पहुंच रहा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम 1 आवर से भी लेस है, विच इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल फ्रॉम सर्वर टू दी नेटवर्क कोर। ठीक है, तो आपका 1 आवर से भी नीचे का टाइम लग रहा है अगर आप यूज कर रहे हैं P2P आर्किटेक्चर को। हम इसका कंपैरिजन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से ना भी करें तो भी सिर्फ सर्वर से भी कम टाइम लग रहा है इसको फाइल डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब हम आते हैं P2P फाइल डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो एप्लीकेशन है विच इज BitTorrent। उस पे हम कह रहे हैं कि नॉर्मली जो आपका BitTorrent है वो आपके फाइल को चंक्स में डिवाइड करता है और हर चंक आपके पास तकरीबन 256 KB का होता है। ठीक है, जितने भी पीयर आपके टॉरेंट के अंदर जो आपका BitTorrent है उसके अंदर यूजर्स होते हैं वो फाइल्स के चंक्स को रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास BitTorrent में एक ट्रैकर एक नोड होती है जिसे हम कहते हैं ट्रैकर नोड होती है। वो ट्रैकर नोड बेसिकली जितनी भी नोड्स आपकी टॉरेंट के अंदर पार्ट ले रही होती हैं उनका अपने पास डाटा मेंटेन रखती है। ठीक है, जितनी भी पार्टिसिपेटिंग नोड्स होती हैं उनको अपने पास उनकी लिस्ट अपने पास स्टोर रखती है। अब टॉरेंट हमारे पास क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ पीयर्स दैट आर विलिंग टू एक्सचेंज द चंक्स ऑफ फाइल। ठीक है, अब इनिशियली क्या होता है कि फाइल सर्वर ने किसी एक चंक को किसी एक पीयर को दे दी, अब उस पीयर ने वो फाइल आपस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो जो पीयर्स हैं वो आपस में जो फाइल एक्सचेंज कर रहे होंगे उन्हें हम कहते हैं टॉरेंट, और एक हमारे पास नोड होती है जिसे हम कहते हैं ट्रैकर, जो कि बेसिकली ट्रैक रखती है कि कौन कौन सी जो नोड्स हैं वो आपस में फाइल्स को ट्रांसफर कर रही हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एलिस इस नेटवर्क का पार्ट बनना चाह रही है, इस जो हमारी P2P फाइल शेयरिंग का नेटवर्क है BitTorrent का, उसका पार्ट बनना चाह रही है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ट्रैकर उसे लिस्ट भेजेगा कि ये पीयर्स हैं जो कि फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो एलिस क्या करेगी, एलिस इन सारों के साथ TCP कनेक्शन ओपन करने की कोशिश करेगी ताकि वो इनसे फाइल के चंक रिसीव कर सके और इस नेटवर्क का पार्ट बन सके। अब ये जितने कनेक्शन इसने ओपन किए इसमें से कुछ जो पीयर्स होंगे वो इसके साथ TCP कनेक्शन ओपन कर लेंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 3 पीयर्स या 3 पीसीज ऐसे हैं जिन्होंने एलिस का TCP कनेक्शन एक्सेप्ट किया है और इसके साथ फाइल ट्रांसफर करने के लिए विलिंगनेस शो की है। ठीक है, अब क्या होगा, peers joining the torrent has no chunk but will accumulate them over the time। तो एलिस ने इनिशियली ज्वाइन किया तो उसके पास कोई चंक नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो नेटवर्क में होगी तो उसको चंक्स मिलना शुरू हो जाएंगे और वो फाइल को डाउनलोड करने का या अपलोड करने का एक प्रोसीजर का पार्ट बन जाएगी। registers with the tracker to get list of the peers, connect to the subset of the peers that is neighbors। तो सबसे पहले क्या करता है, जो भी नया पीयर ज्वाइन कर रहा होता है वो ट्रैकर से लिस्ट लेता है और लिस्ट लेने के बाद वो अपने आप को इस सबसेट के साथ पीयर कर रहा होता है, अटैच कर रहा होता है ताकि उसे कोई ना कोई नेबर मिल जाए। तो एलिस ने जब अपने आप को इनके साथ अटैच किया तो उसे 3 नेबर मिले। while downloading peer upload the chunks to the other peer। ठीक है, तो जब आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं तो जो आपके पीयर्स हैं वो फाइल्स के चंक्स को अपलोड कर रहे होते हैं। पीयर्स में चेंज द पीयर विद हुम इट एक्सचेंज अ चंक। अब जब आपने फाइल को शेयर कर रहे हैं तो एट अ टाइम लेट्स सपोज आपने 3 जो नेबर्स हैं उनके साथ शेयर कर रहे हैं फाइल, उसके बाद आपके वो जो पीयर्स हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। आपने पहले इससे इन 3 नेबर्स से फाइल डाउनलोड की, उनके पास जो चंक्स है वो आपके पास आ गए, अब आप अपने पीयर्स चेंज कर लेंगे। चर्न बेसिकली क्या है कि किसी भी टाइम पे BitTorrent एक ऐसा आपके पास प्लेटफॉर्म है या एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते यूजर को कि वो बाउंडेड है आपके साथ फाइल शेयरिंग के लिए। उसकी मर्जी होगी तो वो फाइल शेयर करेगा, अगर उसकी मर्जी नहीं होगी इट कैन लीव एंड ज्वाइन द पीयर नेटवर्क एट एनी टाइम ही और शी वांट्स। ठीक है, वो जब मर्जी है वो चाहे ज्वाइन कर सकता है, जब मर्जी है वो लीव भी कर सकता है। सो चर्न इज बेसिकली peers may come and go. Once peers has entire file, it may selfishly leaves or altruistically remains in the torrent। So it typically depends on the peer कि वो अगर उसको पास पूरी फाइल मिल गई है तो वो
आपके नेटवर्क का पार्ट रहे, दैट इट वॉलेंटरली प्रोवाइड चंक्स टू द अदर पीयर, या फिर वो क्या करेगा, वो सेल्फिशली लीव कर देगा और अपनी फाइल क्योंकि उसकी कंप्लीट हो गई है तो वो चला जाएगा। अब जब हम बात करते हैं कि जब आप उस नेटवर्क का पार्ट बने तो आप बेसिकली जो चंक्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एट एनी गिवन टाइम डिफरेंट पीयर्स हैव डिफरेंट सबसेट ऑफ 5 चंक्स, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं ये हमारे पास है 1 पीयर, ये हमारे पास 2 पीयर है, ये हमारे पास 3 पीयर है, ये हमारे पास 4 पीयर है, ठीक है। तो इसके पास चंक नंबर 1 2 3 मौजूद है, ठीक है। इसके पास चंक नंबर 1 2 3 एंड 8 मौजूद है, ठीक है। इसके पास चंक नंबर 5 6 8 मौजूद है। इसके पास चंक नंबर 7 और 9 मौजूद है, या 7 और 8 मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये चंक्स की लिस्ट जो है वो इस एलिस के साथ शेयर की जाएगी कि मेरे पास ये चंक्स हैं, और इनिशियली चूंकि इसके पास कोई चंक नहीं है तो इसके पास वो लिस्ट नहीं, इसके पास कोई लिस्ट नहीं है जो शेयर की जाएगी। लेकिन ओवर द टाइम ये जब अपने पास चंक्स शेयर करते हुए इसके पास भी चंक्स बन जाएंगे, तो ये भी अपनी हर 30 मिनट के बाद या हर कुछ टाइम के बाद ये अपनी जो फाइल है वो शेयर करती है कि मेरे पास ये चंक्स मौजूद है, ठीक है। periodically Alice asks each peer for a list of chunks that they have, ठीक है। तो हर जो यूजर है वो periodically पूछता है कि आपके पास कौन से लिस्ट है चंक्स की। Alice requests the missing chunks from the peer. Alice क्या करेगी कि जो इसके पास, ले सपोज Alice के पास इस वक्त 1 2 और 5 जो फाइल है वो मौजूद है, ठीक है। इतने चंक्स मौजूद हैं। तो अब इसको कौन कौन से चंक चाहिए, 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो 3 4 6 8 7 8 ये चंक्स इसको चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, अब ये कहेगा कि मुझे इन चंक्स की जरूरत है, लेकिन उसमें से कौन सा चंक वो सबसे पहले, अब जो रिक्वेस्टेड चंक्स है उनमें हमें 3 भी चाहिए, हमें 4 भी चाहिए, एलिस को 4 भी चाहिए, एलिस को 6 भी चाहिए, एलिस को 7 भी चाहिए, एलिस को 8 भी चाहिए। अब इसमें से कौन सा चंक सबसे पहले रिक्वेस्ट किया जाएगा, दैट डिपेंड ऑन दी रेयरेस्ट चंक। अगर देखो तो जो इसने फाइल शेयर की है उसके पास 1 2 3 है, 3 चाहिए, लेकिन 3 इसके पास भी मौजूद है, 3 इसके पास भी मौजूद है, तो 3 रेयर नहीं है। 5 अगर देखा जाए तो 5 इसके पास भी मौजूद है, और 5 हमारे पास इधर भी ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो 5 तो चाहिए, 5 तो चाहिए ही नहीं। 4 को अगर देखा जाए तो 4 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो 4 और 7 दो हमारे पास रेयरेस्ट मौजूद हैं जो कि डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो इस वक्त हम कहते हैं कि 4 को डाउनलोड कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि 4 एक ऐसा चंक है जो कि रेयर है, जो कि कुछ यूजर्स के पास मौजूद है, बाकियों के पास मौजूद नहीं है। ऐसा ना हो कि जिसके पास 4 है वो नेटवर्क से चला जाए। तो इसको रेप्लिकेट करने के लिए 4 को डाउनलोड किया जाएगा पहले, फिर उसके बाद 7 रेयर है तो फिर 7 को डाउनलोड किया जाएगा, ताकि अगर ये चला भी जाता है तो उसकी कॉपी नेटवर्क के अंदर मौजूद रहे, ठीक है। अच्छा, अब सेंडिंग चंक्स, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि आप जब फाइल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो कौन सा चंक, पहला क्वेश्चन तो ये था कि कौन सा चंक पहले डाउनलोड किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किससे डाउनलोड किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका चंक सेंड किए जाते हैं, एलएस सेंड चंक्स टू दोज 4 peers करंटली सेंडिंग द चंक एट द हाईएस्ट रेट। तो एलिस के पास जब चंक्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो एलिस क्या करेगी कि उन 4 peers को सिलेक्ट करेगी जो इसे हाईएस्ट रेट पे डाटा सेंड करें। इट इज टिट फॉर टैट, जो आपको हाईएस्ट रेट पे डाटा सेंड करे आप भी उन्हें ही डाटा सेंड करेंगे, ठीक है। अदर peers आर चोक्ड बाय द एलिस। चोक का मतलब है उनको सेंड नहीं करेगी एलिस, बल्कि सिर्फ उनको जो 4 टॉप इसने सेलेक्ट किए हैं उनको ये चेक करेगी कि ये मुझे चूंकि हाईएस्ट रेट पे डाटा सेंड करे तो मैं भी मैं भी इन्हें प्रायोरिटी दूंगी कि इन्हें डाटा सेंड करूंगी, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास पीयर्स, टॉप 4 पीयर्स को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर है ना, ये हर 30 सेकेंड के बाद रीइवैल्यूएट हो रहा होता है, ठीक है। जो रीइवैल्यूएट और टॉप 4 एवरी 10 सेकेंड हो रहे होते हैं, और हर 30 सेकेंड के बाद जो आप एक रैंडमली कोई भी, इन 4 के अलावा कोई भी एक रैंडमली पीयर सिलेक्ट किया जाता है और उसको जो डाटा है वो सेंड करना शुरू कर दिया जाता है। 4 इनको इसलिए डाटा सेंड किया जा रहा है क्योंकि ये हाईएस्ट रेट पे डाटा सेंड कर रहे हैं, लेकिन हर 30 सेकेंड के बाद
एक पीयर रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जाता है, चाहे वो उसे डाटा सेंड कर रहा है कि नहीं, बस एक रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जाता है कि ऑप्टिमिस्टिकली अनचोक कर दिया जाता है उसे। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिकली अनचोक का मतलब क्या होता है कि हो सकता है इस पीयर के पास कोई ऐसी फाइल हो जो कि मुझे जरूरत हो और ये मुझे हाईएस्ट रेट पे डाटा सेंड करना शुरू कर दे। ठीक है, तो अगर उसने हाईएस्ट रेट पे डाटा सेंड करना शुरू कर दिया तो उसे टॉप 4 का पार्ट बना लिया जाएगा और फिर 30 सेकंड के बाद ऑप्टिमिस्टिकली किसी और को अनचोक करके उससे डाटा रिसीव करना और सेंड करना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एलिस ने ऑप्टिमिस्टिकली बॉब को अनचोक किया। एलिस बिकम वन ऑफ द बॉब्स टॉप 4 प्रोवाइडर्स। बॉब रेसिप्रोकेट्स, बॉब बिकम वन ऑफ एलिस 4 टॉप प्रोवाइडर्स। तो इस तरह से आपका जो ये 4 का जो पीयर 4 पीयर का जो हाईएस्ट रेट वाला था ये चेंज होता रहता है। हाई अपलोड रेट, फाइंड बेटर ट्रेडिंग पार्टनर, गेट फाइल फास्टर। तो बेसिकली हम जो हाई अपलोडिंग रेट का एक ट्रेड कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं कि आपकी फाइल जो है वो जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। इट्स एक्चुअली टिट फॉर टैट कि आपके जो 4 पीयर्स हैं उनमें से आप उन्हें प्रायोरिटी देंगे जो हाईएस्ट रेट पे डाटा सेंड करें। अगर उससे कोई अच्छा आपको मिल गया तो आप उसको टॉप 4 में एंटर कर लेंगे और जो पहले वाला है उसको आप रिमूव कर देंगे। दूसरी जो हमारे पास P2P एप्लीकेशन है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल की तो ये बेसिकली एक P2P एप्लीकेशन है। आप डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं इसके थ्रू। सबसे पहले हम देखेंगे कि हैश टेबल क्या होता है, फिर हम DHT पैराडिग्म देखेंगे, उसके बाद सर्कुलर DHT क्या है और उसके बाद हम पीयर चर्न देखेंगे कि क्या होता है। अगर हम सिंपल डेटाबेस की बात करें तो सिंपल डेटाबेस हमारे पास क्या होती है, एक की वैल्यू पेयर होता है। की क्या होती है, जैसे कि हम कहें कि ह्यूमन नेम है और पेयर में हम उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर या उसका हम CNIC रखें। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक डेटाबेस है की वैल्यू पेयर की, कि जिसमें हमने नेम के अगेंस्ट एक सोशल सिक्योरिटी नंबर स्टोर किया हुआ है। हमारे पास की चेंज भी हो सकती है, हम मूवी टाइटल के अगेंस्ट एक IP एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं कि ये मूवी इस IP एड्रेस पे मौजूद है। ठीक है, तो हमारा जो की वैल्यू पेयर है इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग। ठीक है, अब हैश टेबल क्या है कि ज्यादा कन्वीनियंट ये है कि आप क्या स्टोर करो कि बजाय इसके कि आप सर्च करो जॉन वॉशिंगटन और 1 2 3, ये दोनों स्ट्रिंग्स है। ठीक है, स्ट्रिंग्स को हमेशा इंटरप्रेट करना मुश्किल है, तो बजाय इसके कि स्ट्रिंग्स को ऑपरेट किया जाए हम क्या करते हैं कि जो हमारी की है उसको हम चेंज कर देते हैं। जो हमारी ओरिजिनल की थी ना, विच इज दिस वैल्यू, ठीक है, विच इज दिस नेम, इस की पे हमने एक हैश फंक्शन अप्लाई किया और वो हैश फंक्शन क्या करेगा, इस की को चेंज कर देगा एक नंबर पे, अल्फा एक इंटीजर नंबर पे चेंज कर देगा। अब इंटीजर नंबर को इंटरप्रेट करना आसान है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, हैश टेबल अप्लाई करके हैश फंक्शन अप्लाई करके हमने हैश टेबल डेवलप कर लिया। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल क्या है, बेसिकली एक डेटाबेस ही है जो कि की वैल्यू पेयर है, जो कि मिलियंस ऑफ पीयर की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर रखता है। बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल है इट इज एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, क्योंकि अब हमने इस डेटाबेस को, जो कि ओरिजिनली की वैल्यू पेयर का एक कॉम्बिनेशन थी, अब हमने उसको एक हैश फंक्शन अप्लाई करके एक हैश टेबल बना दिया। इसलिए हम अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को हम कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल है। डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड बेस है इसको हम मिलियंस ऑफ पीयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑल ओवर दी ग्लोब, जिसकी वजह से ये हमारी डेटाबेस रोबस्ट बन जाती है। जो भी पीयर क्यूरी करना चाहता है डेटाबेस में वो क्या करेगा, वो एक की को यूज करेगा और रिटर्न में उसे एक की ही भेजी जाएगी या एक नंबर ही भेजा जाएगा। अब हमने बेसिकली यहाँ पे एक काम ये किया है कि हमने एक इंटीजर वैल्यू को मैप किया है एक और इंटीजर नंबर पे, और हम जब सर्चिंग करेंगे तो हम वो भी एक इंटीजर की बेस पे करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली जो असाइनिंग है और जो सर्चिंग है वो किस तरह से, जो नेचुरल एक फिनोमेना क्या है कि हम जब असाइन कर रहे होंगे तो हम उसी की को असाइन करेंगे, जो उसी नंबर को वो की असाइन करेंगे जो कि क्लोजेस्ट होगी। ठीक है, each peer only know about the small number of the other peers, robust to be peers coming and going। तो हम जो पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास
चर्न की एक प्रॉब्लम है विच इज कि कोई भी यूजर कभी भी आता है और कभी भी जाता है, उसकी वजह से जो हमारी डेटाबेस है या जो हमारा एक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल के अंदर सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम जो असाइन कर रहे हैं की वैल्यू पेयर, जो पीयर्स हैं उनको हम किस बेस पे आईडी असाइन करेंगे, कि वो आईडी असाइन करेंगे उस पीयर को जिसकी की करीब तरीन होगी। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास 8 जो पीयर्स हैं वो हैं, और हमारे पास जो आईडी स्पेस है वो क्या है, हमारे पास ये आईडी स्पेस है। कन्वेंशन क्या है कि हमने जो रूल फॉलो करना है वो क्या है कि जो भी आपके पास क्लोजेस्ट इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द की। ठीक है, कि जो क्लोजेस्ट आईडी होगी वो आपकी की सक्सेसर होगी। ठीक है, जो क्लोजेस्ट आईडी होगी वो की आपने असाइन करनी है उस पीयर को। लेट्स सपोज हमारे पास आईडी स्पेस है 01 अप टू 64। अब हमने 8 पीयर्स को असाइन करनी है आईडी। ठीक है, तो हमारे पास लेट्स सपोज की हमारे पास है 51। तो हम इसको कौन सी आईडी असाइन करेंगे? हम जिस पीयर को हम ये की असाइन करेंगे वो पीयर कौन सा है? 60, क्योंकि ये इसके करीब तरीन है। ठीक है, अब हमारे पास की अगर 60 है तो एग्जैक्टली 60 हमारे पास मौजूद है, तो हम ये की किसे असाइन करेंगे? 60 को। अगर हमारे पास की 61 है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 61 की जो पीयर है वो कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 61 का हम मॉडुलस लेंगे। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा दैट इज 1। ठीक है, तो हमने जब मॉडुलस लिया तो हमारे पास मॉडुलस बाय 10 कर लें आप, 2 की बजाय हम मॉडुलस 10 से कैलकुलेट करते हैं। हम इसका 61 का मॉडुलस लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आंसर आएगा। तो हम इसको मैप कर देंगे 1 पे। ठीक है, तो इस तरह से हम हर जो पीयर है उसको की असाइन कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आर डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल। ठीक है, अब हम सर्कुलर डीएटी की अगर बात करें, ईच पीयर ओनली अवेयर ऑफ द इमीडिएट सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। तो अगर ये एक पीयर है तो इसे पता है कि इसका सक्सेसर कौन है, इसके बाद आने वाला कौन है, और उसका प्रीवियस जो नोड है वो कौन है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एक ओवरले नेटवर्क है हमारा, इस तरह का नेटवर्क है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर क्यूरी एक आई है तो हमने उसे कैसे रिजॉल्व करना है। लेट्स सपोज 12 से पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू एसोसिएटेड विद द की 53। सो बेसिकली की वैल्यू पेयर में से बताया पूछा ये जा रहा है कि जो आपकी 53 की है उसके साथ कौन सी वैल्यू असाइन की गई है उसे। तो वो हम कैसे देखेंगे? 12 जानता है 13 को। ठीक है, 13 जानता है 25 को, 25 32 को, 32 40 को, 40 48 को, और 48 60 को जानता है, और 53 किसके क्लोजेस्ट है? 60 के। तो अब यहाँ से 60 वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी 12 को, कि जो वैल्यू क्लोजेस्ट है 50, जो की 53 है वो है 60। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अगर यहाँ पे हम देखें तो जो एवरेज क्यूरी को रिजॉल्व करने के लिए मैसेजेस ट्रांसफर किए गए वो क्या है? बिग O ऑफ n। ठीक है, कि जितनी आपके पास नोड थी हर नोड को वो मैसेज सेंड किया गया अनटिल कि वो उस टीयर तक पहुंचे जिसके पास वो वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया गया? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया सर्कुलर डीएटी विद शॉर्टकट्स के थ्रू। कैसे? कि हर टीयर keep track of the IP addresses of predecessor, successor and shortcut। ठीक है, तो अब आपसे इससे पूछा गया व्हाट इज दी, इसको प्रीडिसेसर का भी पता है, इसको सक्सेसर का भी पता है, और शॉर्टकट का भी पता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ की 53। तो 12 का शॉर्टकट कौन है? 32। तो 32 से पूछा गया, चूंकि 53 हमारे पास यहाँ इन सारों में से बड़ा है तो हमने यहाँ पे 32 को शॉर्टकट बनाया। तो 32 से पूछा गया कि अब इसका शॉर्टकट कौन है? तो 32 का शॉर्टकट है 48 विच इज स्टिल लेस देन 53। सो शॉर्टकट इसका अपनाया गया 48 पे। ठीक है, अब 48 का इमीडिएट सक्सेसर 60 है तो इसलिए शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, इसलिए 60 को सेंड की जाएगा, क्यूरी मैसेज सेंड किया जाएगा, और 60 चूंकि 53 का क्लोजेस्ट है तो इसलिए ये वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी 12 को। तो अब क्या हुआ कि शॉर्टकट की वजह से आपके जो 6 मैसेजेस थे वो रिड्यूस हो गए हाफ पे विच इज 3। ठीक है,
Possible to design shortcut with the big O log of n neighbors, big O log of n query messages. So अब हमारे पास ये पॉसिबल है कि हम शॉर्टकट्स के साथ अपने नंबर ऑफ मैसेजेस को रिड्यूस करें, जिससे हमारे पास डीएटी की कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। अगर हम पेयर चर्न की बात करें कि पेयर चर्न को कैसे हैंडल किया जाएगा, तो किसी भी टाइम पे हम कहते हैं पेयर चर्न क्या है बेसिकली कि एनी पेयर कैन गो एंड कम एट एनी टाइम विदाउट इन्फॉर्मिंग, ठीक है। सो ईच पेयर नो द एड्रेस ऑफ इट्स टू सक्सेसर। अब हमने इसको कैसे रिजॉल्व करना है कि हर जो पेयर है उसने अपने दो सक्सेसर्स का एड्रेस अपने पास स्टोर करना है। जैसे 1 है तो 1 को 3 का भी एड्रेस पता होगा, 4 का भी पता होगा, 4 को 5 और 8 दोनों का पता होगा, 5 को 8 को इसी तरह से 5 को 8 और 10 दोनों का पता है, 8 को 10 और 12 दोनों का पता है, 10 को 12 और 15 दोनों का पता है, 12 को 15 और 1 दोनों का पता है, ठीक है। तो इस तरह से हर जो पेयर है उससे अपने से अगले दो सक्सेसर्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो each pair periodically pings its two successor to check the liveness। अब let's suppose कि हमारे पास 1 है तो 1 कुछ टाइम के बाद 3 और 4 को पिंग करके देखेगा कि ये अभी भी इस जो DHES का पार्ट है या वो लीव करके चले गए। अगर वो पार्ट होंगे तो ठीक है, अगर लीव करके चले गए होंगे तो इसे कुछ अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी। लेट्स सपोज हम अब ये करते हैं कि कोई भी किसी का भी अगर इमीडिएट सक्सेसर लीव कर जाए तो उसे अपना नया सक्सेसर चूज करना पड़ता है। अब हम सपोज करते हैं कि 5 जो है ये एग्जांपल में अब्रप्टली इसने छोड़ दिया, ये जो डीएटी का सर्कल था, सर्कुलर डीएटी को छोड़ के ये चला गया। अब क्या करेगा 4 कि 4 ने डिटेक्ट किया कि जो 5 था, जब इसने इसको पिंग किया तो 5 इसे नहीं मिला, तो इसे पता चल गया कि 5 जो है वो इस जो 5 पीयर है वो इसका सक्सेसर नहीं रहा। तो अब वो क्या करेगा, 4 का दूसरा सक्सेसर कौन था, 8, तो ये इमीडिएटली 8 को अपना सक्सेसर जो बना लेगा। अब 8 से पूछेगा कि तुम्हारा सक्सेसर कौन है, तो 8 कहेगा 10 मेरा सक्सेसर है, तो 4 8 के साथ साथ 10 को भी अपना इमीडिएट सक्सेसर बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से पेयर चर्न की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया गया डीएटी के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।